और ये जो जारी बात है वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें ये होती है जहाँ पे आप देखें यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदब ममालिक खड़े हुए। दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जो भारत के करीब आना चाहते हैं और उन देशों की लिस्ट में अब तुर्की भी शामिल हो चुका है। तुर्की चाहता है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। तुर्की ने ब्रिक्स देशों की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है, जिस पर ब्रिक्स के सभी देशों को सहमति बनानी होगी। भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सही। अच्छा, अब हमने देखा इससे पहले आपको पता है वेस्ट का अच्छा खासा कसर रसूख रहा है, जो भी ब्लॉक्स बनते रहे हैं। अभी ये जो ब्लॉक अब बन रहा है इससे हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया अब तब्दीली की तरफ जा रही है और ये नए ब्लॉक्स बनना ही इसकी एक निशानदही भी है। हकीकत को देखें ना तो हम इंडिया के प्रेजेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। टर्की को भी नज़र आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जीडीपी भी निगेटिव में चल रही है। तो दुनिया हमें क्यों साथ दे। पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी। हकीकत को देखें ना तो हम इंडिया के प्रेजेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। टर्की को भी नज़र आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जीडीपी भी निगेटिव में चल रही है। तो दुनिया हमें क्यों साथ दे। मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि ये जो वर्ल्ड अफेयर्स है ना ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो सिंपल बात यही है कि दुनिया का हमसे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लिटरली बार बार IMF के पास जाते रहते कहते हैं अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो दुनिया को इंडिया की प्रेजेंस का अंदाज़ा हो रहा है और अब एर्दोगान को भी अंदाज़ा हो रहा है अगर मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, ठीक हो गया। तो इंडिया का सपोर्ट उसको चाहिए तरक्की करने के लिए। आप इज्जत होती ना। हाँ, इज्जत होती। अब ये देखें भाई, हम 47 में आज़ाद हो गए, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ से कहाँ चले गए। हाँ, और अभी ख्वाब देखते हैं इंडिया से कश्मीर। मैं एक बात बताऊं, आप देख ले दुबई जैसा मुल्क जो है ना उसने पाकिस्तान पे बैन लगाया है। हाँ। जितने भी नौजवान हैं ये जाना चाहते हैं इधर से, वरना ये अभी इनको बोलें कि दुबई आज़ाद हो गया, कल ये पासपोर्ट दे के चले जाएंगे कि भाई टाटा बाय बाय। ठीक है, दुबई बंद, कतर बंद, इटली उन्होंने बैन लगाया है, यूरोप तो वैसे भी पाकिस्तानियों को छोड़ते नहीं है क्योंकि वो कहते कि भिखारी हैं। ये जो जारी बात है वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें ये होती है जहाँ पे आप देखें यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदब ममालिक खड़े हुए अदर दैन इस्लामिक पॉलिटिक्स। सो ये जो चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनका कंट्री दे हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज थिंग्स। हम लोग तो सियासत की नज़र हो गए और हमने हर चीज़ को इंडिया पाकिस्तान में जो है वो कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी OIC के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ वाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट।
अब देखें ये जो कज़ान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। सो एक तो आपको पता है, मैं कंटिन्यूसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिबरेटली चाइनीज लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं, ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें जिसे वो कहते हैं ना कि हम जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं और आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं। वो ये तासुर देना चाहते हैं। अब कज़ान के अंदर जो मुलाकात होगी, ठीक है जी, उसके अंदर, ठीक है, नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असम्बली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 में रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असम्बली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कज़ान के अंदर, रशिया के अंदर, जहाँ पे G20 की मुलाकात हो। ये आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मज़ीद, वो ममालिक को मज़ीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है, ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब एससीओ की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गज़ा के अंदर सिचुएशन है या बाकी ममालिक के अंदर जो इस वक्त यूक्रेन की सिचुएशन है, जो टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है वो कश्मीर को या इंडिया पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, वो सिचुएशन को दी जा रही। जय हिंद दोस्तों। तो तुर्की जो कि कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, इस बार यूएन में उसने पाकिस्तान का बिल्कुल साथ नहीं दिया, कश्मीर का बिल्कुल कह सकते हैं कि जिक्र ही नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि अब तुर्की कुछ और चाहता है। देखिए तुर्की के हित अब निकल कर सामने आ रहा है कि तुर्की चाहता है कि ब्रिक्स में उसे जगह मिले, उसे ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। हालांकि तुर्की नाटो का मेंबर है और वो नाटो की मेंबरशिप छोड़ना चाहता है। अब वो क्यों छोड़ना चाहता है ये तो वही जाने, लेकिन ब्रिक्स का वो हिस्सा बनना चाहता है। हालांकि देखिए ब्रिक्स का हिस्सा अगर उसे बनना है तो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं सभी की परमिशन होना अनिवार्य होता है। किसी भी ग्रुप में यही होता है कि हर देश को की तरफ से आपको कन्फर्मेशन मिलना चाहिए। अगर आप नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं तो नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उन सबकी सहमति ज़रूरी है। अगर किसी एक ने भी असहमति जताई तो आप नाटो के मेंबर नहीं बन सकते। बिल्कुल सेम इसी तरह का ब्रिक्स में है। और ब्रिक्स में देखा जाए तो चीन है, रूस है, भारत है, ये तीन बड़ी बड़ी शक्तियाँ तो है ही हैं। नाटो में सिर्फ अमेरिका है, अमेरिका, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन वो बात नहीं रही थी कि जो पश्चिमी देश हैं वो सब अमेरिका के गुलाम देश हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन यहाँ ब्रिक्स में देखें तो तीन बड़ी शक्तियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं और कुछ ऐसे देश हैं जिनकी आइडियोलॉजी तुर्की से मिलती है, इस्लामिक टाइप की। तो तुर्की को लगता है कि अब भारत से, क्योंकि सीधी सी बात है ब्रिक्स का हिस्सा बनना है तो हर देश की परमिशन चाहिए होगी। चीन, रूस, ये तो 2 मिनट में उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत नहीं करेगा। भारत इसलिए नहीं करेगा कि तुर्की ने भारत विरोधी बहुत काम किए हैं। और भारत देखिए, अगर हम सोचें कि ब्रिक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नाटो को चैलेंज करेगा, पश्चिमी देशों की थोड़ी अकल टिकाने आएगी, तो हमें तुर्की को भी इसमें लेना चाहिए। देखिए पाकिस्तान भी आना चाहता है। अब यहाँ पर हमारे लिए समस्या है। देखिए चीन हो गया और रूस हो गया, तुर्की हमेशा इनका साथ देगा, इनके हिसाब से चलेगा, क्योंकि इनसे फंडिंग मिल रही है तो फ़ायदा मिलेगा, वहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि ब्रिक्स किसी तरह का कोई फैसला लेता है तो ये तुर्की हैं, ये किसका साथ देंगे? ये स्वाभाविक सी बात है,
रूस का साथ देंगे, चीन का साथ देंगे, और चीन अपने हिसाब के कार्य करवाएगा। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भारत सरकार शायद इसी मुद्दे के कारण तुर्की को ब्रिक्स का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं, और भविष्य में शायद होगी भी नहीं, क्योंकि देखिए ये हिस्सा बनने के बाद भारत का ही नुकसान करने वाले हैं ये देश। इनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान है, तुर्की है, ऐसे जो कि हाईली रेडिकल आइडियोलॉजी पर चलते हैं, ऐसे देशों का विश्वास करना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। देखिए आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते ना, ये पीछे छुरी रखते हैं और हाथ मिलाने की आगे बात करते हैं, और जैसे ही आप उनसे गले मिलते हो ये पीठ में खंजर घोंप देते हैं। इनकी अभी से नहीं, हमेशा से इनकी स्थिति ऐसी ही रही है। पाकिस्तान से आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, कभी नहीं सुधरेगा। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो लग रहा है कि नहीं हम रिश्ते अच्छे चाहते हैं। पैसा आने दो पाकिस्तान के पास, फिर वही करना है उसे। तो तुर्की अभी उसकी ज़रूरत है तो वो भारत के खिलाफ़ नहीं जा रहा है, भारत से रिक्वेस्ट भी करेगा कि ब्रिक्स में उसे ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जाए, भारत परमिशन दे। लेकिन आगे भविष्य में तुर्की इसी तरह का रहेगा, इससे हम स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान से किसी भी तरह की हमारी झंझट होती है, चीन से होती है, तो वो उन्हीं का साथ देने वाला है। तुर्की का जो राष्ट्रपति है एर्दोगान, वो हाईली रेडिकल टाइप के जो गांव के लोग हैं उनका वोट लेकर सत्ता में आ रहा है बार बार। अपने देश की बैंड बजा दी है। जो तुर्किश लीरा कहाँ हुआ करती थी आज कहाँ पहुंच गई है, वो आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तुर्की एक समय कितनी अच्छी स्थिति में था और अब वो किस स्थिति में आ गया। तो जो देश खुद अपने हिसाब से रेडिकल होने के कारण गर्क में जा रहे हैं, ऐसे देशों से हमें फ़ायदा तो मिलना ही नहीं है, ऐसे देशों से हमारा नुकसान ही नुकसान है। और ये हमें सिर्फ दिखाने के लिए मुखौटा ही मान लेना कि तुर्की अच्छा है, हमसे अभी थोड़ा उसका व्यवहार चेंज हुआ है, लेकिन जैसे ही उसके हित निकल जाते हैं उसके बाद वो अपने असली रंग में आ जाएगा। तो भारत को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से।